चांद ईद का हो या करवा चौथ का, उसे देखे बिना कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं होता। आशिक चांद में अपने महबूब को ढूंढते हैं तो शायर अपनी शायरी में चांद पर गजल लिखते हैं। बच्चों के लिए तो चांद उनके प्यारे चंदा मामा है। देखा जाए तो चांद की तारीफ के बिना हमारी जिंदगी में रौनक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम चांद की तारीफ करते हैं तो चांद के ऊपर लगे दागों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान केवल खूबसूरत चीज़ों को ही देखता है, खूबसूरती को ही देखता है। इसीलिए चांद के खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे हुए दागों को हम कई कहानियां बनाकर दबा देते हैं, छिपा देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चांद की खूबसूरती की बात नहीं करने जा रहे। आज हम बात करेंगे चांद के उस साइड की, उस पहलू की जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, हम बात करेंगे चांद के पिछले हिस्से की, जहाँ आज तक कोई नहीं झांक पाया। तो चलिए आज हम आपको चांद के उस साइड से रूबरू करवाते हैं जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि चांद का निर्माण कैसे हुआ था, उत्पत्ति कैसे हुई थी? कहा जाता है कि आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले धरती और एक मंगल के आकार जितने बड़े ग्रह की टक्कर की वजह से काफी सारा मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और समय के साथ ये मलबा एक जगह जमा होकर चांद के रूप में बदल गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की वजह से इसके चारों ओर चक्कर काटने लगा। अब ये तो हुई बात चांद के जन्म की, लेकिन चांद की सुंदर त्वचा पर दागों का क्या रहस्य है? आपको पता है कि हम धरती से चांद का केवल एक ही पार्ट, एक ही हिस्सा देख पाते हैं। बाकी का पिछला हिस्सा हमेशा हमसे छिपा रहता है, क्योंकि चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कि चांद का केवल एक ही हिस्सा धरती के सामने रहता है, जिस वजह से हम कभी चांद का पिछला हिस्सा नहीं देख पाते। और चांद की इस गति को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि चांद बिल्कुल धरती की तरह ही उसके अक्ष पर एक ही समय में घूमता है, जिसकी वजह से हम केवल उसकी एक साइड ही देख पाते हैं। और इसीलिए चांद के पिछले भाग की छानबीन करने के लिए चांद के ऑर्बिट में कई सैटेलाइट्स भेजे गए। इस कड़ी में सबसे पहला कदम था रूस का। रूस ने 1959 में लूना 3 नाम का सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट पर भेजा, जिसने चांद के पिछले हिस्से की तस्वीरें खींचकर हमें भेजी। इसके बाद अमेरिका और रूस ने एक के बाद एक कई सैटेलाइट चांद के पिछले हिस्से की खोज में भेजे, क्योंकि चांद के हिस्से पर जो नज़ारा उन्होंने देखा था वो काफ़ी शॉकिंग था। इसलिए चांद के हिस्से को लेकर जानने की उत्सुकता बढ़ती गई और एक के बाद एक कई मिशन शुरू किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चांद के इस हिस्से पर, जिस पर हम धरतीवासियों की नज़र ही नहीं पड़ती, उस हिस्से पर वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया कि वो लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए बेचैन हो गए। असल में चांद की अगली सतह पर दिखाई देने वाले दाग उस पर बने बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन चांद की पिछली सतह पर एक दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। ये क्रेटर चांद की सतह पर मीटियोराइट्स और एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से बने हैं। गड्ढों को देखकर यही लगता है कि कोई बहुत बड़े आकार की चट्टान यहाँ से आकर टकराई हो। अच्छा, यहाँ ये तो समझ आ गया कि चांद की सतह पर गड्ढे किस वजह से बन गए, लेकिन चांद की सतह पर नजर आने वाले काले निशान क्या है? वैज्ञानिकों ने पहले इन गड्ढों का नाम रखा था मारिया, क्योंकि लैटिन भाषा में मारिया का मतलब होता है समुद्र। और इन गड्ढों को मारिया कहने का मतलब ये था कि ये माना जाता था कि सैकड़ों साल पहले चांद पर काफी सारे समुद्र थे और ये गड्ढे इन समुद्रों का पानी सूख जाने के बाद बने। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन आल्ड्रिन ने 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहला कदम रखा, तो वो अपने साथ वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल भी लेकर आए। और इस मिट्टी और चट्टानों की जांच से पता चला कि चांद की सतह पर सैकड़ों सालों पहले समुद्र मौजूद थे, लेकिन उन समुद्रों में पानी नहीं था, बल्कि समुद्र लावा से भरे हुए थे। जब बड़े एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स आकर चांद की सतह से टकरा रहे थे, तो उनकी टक्कर से चांद की ऊपरी सतह में गड्ढे बन रहे थे और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि चांद की ऊपरी सतह फट गई थी और उसके अंदर मौजूद लावा तेज़ी से बाहर की ओर आया था और लावा का समंदर बन गया था चांद पर, और उसने इन गड्ढों को भरना शुरू कर दिया था। सालों तक ये लावा इसी तरह धधकता रहा। उसके बाद वक्त के साथ लावा ठंडा होता चला गया और बेसॉल्ट की चट्टानों के रूप में जम गया, और आज यही लावा की चट्टानें हमें काले धब्बों के रूप में दिखाई देती है। अब आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि चांद की अगली सतह पर ही ये काले धब्बे क्यों हैं?
के अलावा केवल चांद की अगली सतह से ही बाहर निकला था। इसके बारे में आज तक किसी को कोई सही जानकारी नहीं। कुछ थ्योरीज कहती है कि चांद की पिछली सतह आगे वाली सतह से ज़्यादा मोटी है, इस वजह से टक्कर से उसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो चांद की उस सतह पर जहाँ पर हम इंसानों की नज़र नहीं पड़ती, वहाँ बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना हम इंसानों ने की भी ना हो सकता है चांद पर कुछ ऐसा मिल जाए जो हम इंसानों को, दुनिया की, विश्व की स्पेस एजेंसीज को मदद कर सके कि हम इंसान चांद पर एक मून बेस बना सके और उसके बाद अंतरिक्ष को और बेहतर समझ सके, अपने खुद के सोलर सिस्टम के उत्पत्ति को अच्छी तरीके से समझ सके, कैसे धरती बनी, कैसे इस सोलर सिस्टम का अस्तित्व सामने आया, ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है चांद की सतह पर। क्योंकि चांद की सतह एक ऐसी लेबोरेटरी बन सकती है जहाँ से हम वो सारे राज सॉल्व कर सकते हैं जिसमें पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के भी रहस्य छुपे हो सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए जो चांद की वो वाली सतह है जो हमारे सामने नहीं रहती, हमेशा अंधकार में डूबी रहती है, उस सतह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे मिनरल हो जो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट को वहाँ पर सस्टेनेबल बेस कैंप लगाने में मदद करें। हो सकता है जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चांद की मिट्टी पर खेती की जा चुकी है यहाँ पृथ्वी पर, तो अगर चांद की सतह पर खेती संभव हो पाई तो वहाँ ज़्यादा समय के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट, हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स जाकर रह पाएंगे और उसके बाद कई सारे गूढ़ रहस्य सामने आने वाले हैं। हो सकता है चांद की सतह में खुदाई करने के बाद वहाँ कुछ बहुमूल्य मिल जाए। हो सकता है कि वहाँ पर भी अनमोल रत्नों का खजाना, हो सकता है वहाँ रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो बहुतायत में मून में पाए जाएं। आपको क्या लगता है कब एक मून बेस एस्टैब्लिश हो पाएगा चंद्रमा पर? कब वो समय आएगा जब हम यहाँ से एज अ टूरिस्ट घूमने जा सकेंगे मून पर, चांद पर, और वहाँ 3 नाइट्स और 4 डेज का स्टे करके आ पाएंगे? ऐसा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है दोस्तों। बहुत तेज़ी से विज्ञान प्रगति कर रहा है और स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में जब प्राइवेट कंपनीज आई हैं, जैसे कि अमेजन के CEO जेफ बेजोस का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है ब्लू ओरिजिन्स, जो कि स्पेस ट्रैवल में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है, ठीक उसी तरीके से एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, प्राइवेट कंपनीज भी अब अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसा चलता रहा, तो जल्द ही 5 से 10 सालों में हो सकता है कि एक मून बेस वहाँ पर बन जाए चंद्रमा पे और हम पृथ्वीवासी भी जाकर चांद पर खड़े होकर अपनी प्यारी सी धरती को निहार सके। क्या लगता है आपको कब तक मून बेस बन पाएगा? अपनी डेट्स, अपने ईयर्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस सवाल को पूछने के लिए लोगों से इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।